सो हे गाइस, मेरा नाम है शुभम बंसल और हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की एक पूरी प्लेलिस्ट जिसमें आप बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखेंगे। सबसे पहले तो आपके मन में सवाल आता है कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स सीख क्यों रहे हैं या डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम ए के डीएसए से हमारा क्या फ़ायदा। तो जो डीएसए होता है वो हमारी लॉजिक बिल्डिंग के लिए, ताकि हम आगे जाके बहुत अच्छे इंजीनियर बन पाएँ, इसके लिए होता है। और जब हम कंपन कॉलेज से प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तब हमारे लिए एक ऑनलाइन असेसमेंट भी होता है, जिसमें मेनली डीएसए पार्ट पर ही फोकस किया जाता है, जिससे कंपनी चेक करती है कि बंदे की लॉजिकल एंड थिंकिंग पावर कितनी है, क्या वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एंड सम अबाउट मी, आई एम शुभम बंसल एंड आई एम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिल्ली टेक एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम आईटी। एंड वन मोर थिंग, I will be explaining all these structures and algorithms in Hindi and English sometimes maybe, but I will mainly code in C++. बट इसे कोई भी देख सकता है, चाहे तुम पाइथन में कोड करो या फिर जावा में कोड करो, कोई भी देख सकता है, क्योंकि जो लॉजिक होता है सबके पीछे का सेम होता है। बस वो लैंग्वेज का फ़र्क होता है कि हम उसमें कोड कैसे करते हैं। जैसे सी प्लस प्लस का अलग कोड होगा, सिंटैक्स होगा, वैसे ही पाइथन का अलग सिंटैक्स है अपना, वैसे जावा का अलग सिंटैक्स है। तो आप सिर्फ इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके कोड आप खुद कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सी प्लस प्लस ही क्यों प्रेफर करता हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप लोगों को ही सी प्लस प्लस क्यों चुननी चाहिए। देखिए, जो हमारी सी प्लस प्लस होती है ना, वो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है। डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है कि जो हमारी सी प्लस प्लस है वो डायरेक्ट कंप्यूटर के सीपीयू से बात करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई सी प्लस प्लस का कोड है, वो 100 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है, और वही अगर हमारा पाइथन का कोड है, वो मान लीजिए 102 मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि ये 2 मिली सेकेंड बचा के हमने क्या कर लिया, और ऐसा नहीं होता। ये अभी हमें 2 मिलियन सेकेंड लग रहे हैं, पर जब हम रियल वर्ल्ड लाइफ सिनेरियोज में देखते हैं तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस एक साथ चल रहे होते हैं। तो हम इस अगर हम हर ऑपरेशन में 2 मिली सेकेंड्स बचा पाए, और उसे मान लीजिए 1 लाख ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर, हमने कितना ज़्यादा टाइम सेव कर लिया। इसीलिए मोस्टली सी प्लस प्लस में प्रेफरेबल होता है ये सब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी प्लस प्लस का एक बेसिक कोड दिखता कैसे है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बेसिक सी प्लस प्लस कोड लिख दिया है। ये कुछ नहीं करता, ये बस हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। तो मान लीजिए, जो हमारा सी प्लस प्लस का कोड होता है वो हमारा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता है। जहाँ पर भी उसे इंट मेन मिलेगा, वहाँ से उसे पता लग जाएगा कि मेरा कोड अब स्टार्ट हो चुका है और मुझे एग्जीक्यूशन कर देना चाहिए। और इंट मेन के साथ हमें रिटर्न ज़ीरो लगाना पड़ता ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे कंपाइलर को बताता है कि जितना भी हमने अभी तुमने कोड पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, तुम अब एग्जिट ले लो हमारे कोड से। मतलब ये एक एज एन एंडिंग पॉइंट होता है कि अब हमारा कोड खत्म हो गया और सब कुछ अच्छे से रन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है ये लाइन, इसका क्या मतलब है, सी आउट हेलो वर्ल्ड एंडल। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि हमने ये क्यों यूज़ करा हैश टैग इंक्लूड। अब जैसे कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ ज़ीरो एंड वन समझता है, पर अब हम खुद तो ज़ीरो वन नहीं लिख सकते बैठ के। इसीलिए हमने लैंग्वेजेस बनाई हैं, और उन लैंग्वेजेस में भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। अभी आपको इन हैवी वर्ड्स पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि लाइब्रेरी क्या होती है, ये सब क्या होता है। बस आप ये मान लीजिए कि कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारा काम आसान बना देते हैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही हमारा हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब है कि जितनी भी सी प्लस प्लस में बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है, लाइक सी इन, ये हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, टेक इनपुट। वैसे ही एक होता है सी आउट, वो होता है टू गिव आउटपुट टू द यूज़र और प्रिंट आउटपुट। सो ये सारे जितने भी ये प्री डिफाइंड फंक्शंस और ये वेरिएबल्स होते हैं, ये सब इस लाइब्रेरी में इंक्लूड लिखे होते हैं। तो जब हम ये हैशटैग इंक्लूड लगाते हैं तो इससे हमारे कंपाइलर को पता लग जाता है कि जितने भी हमारे बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं, सी इन सी आउट, ये सब हमारे अभी करंट कोड में
ले आइए, ताकि हमें खुद बार बार ये 0101 वाले काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए हमने यहाँ पे सी आउट यूज़ करा है। ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने ये बताया, जो सी आउट होता है वो आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। और हमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो सी आउट होता है उसके साथ हमेशा ये वाले ऑपरेटर यूज़ होते हैं, और जो हमारा सी इन होता है उसके साथ ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। अब देखिए हमने सी आउट करा और हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये डबल के अंदर। अब जैसा आपने लिखा है ये एज इट इज़ हमारे कंपाइलर जो है वो प्रिंट कर देगा। अब मैं इसके लिए आपको एक टास्क देता हूँ। आप जैसे मैंने अभी आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया, आप अपना नाम, अपनी फेवरेट प्लेस प्रिंट करके दिखाइएगा और यूज़ कर प्रिंट करके देखिएगा। और अगला हमारा आता है ये एंडल। ये हमारा एंडल क्या करता है? एंडल का बस इतना सा काम होता है कि जो भी हमने एक लाइन में प्रिंट कर दिया, अब जो हमारा कंपाइलर उसे नहीं पता कि कब अगली लाइन में जाना है, तो वो सब कुछ इसके आगे ही प्रिंट करता जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए अपना नाम रमेश प्रिंट कर दिया, अब आप अपने जो है फेवरेट प्लेस मान लीजिए दिल्ली है वो प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आप तो वो कंपाइलर से नहीं पता, वो इसके आगे ही रमेश दिल्ली कर देगा इसे ऐसे। तो हैंडल हमारा बताता है कि जितना भी तुमने काम करा वो सही है, अब तुम अगली लाइन में पहुंच जाओ। तो जैसे ही हम हैंडल लगाएंगे ना, अब जैसे हमारा कंपाइलर रमेश प्रिंट करेगा, उसके बाद वो अगली लाइन में चला जाएगा और यहाँ पर फिर यहाँ पर दिल्ली प्रिंट करेगा। अगली बात आती है कि ये हमने यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड क्यों यूज़ करा। वैसे ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड ऐसे यूज़ करने का, पर आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि जो यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड होता है इसका मतलब होता है कि जो भी हमने प्री डिफाइंड फंक्शंस और लाइब्रेरीज यूज़ करी, जैसे stdio.h, इसके अंदर जो भी मेथड्स लाइक सी आउट, वो आप हमारा स्टैंडर्ड वाला यूज़ करिएगा अभी, जो प्री डिफाइंड है सी प्लस प्लस में। क्योंकि जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हम इस सी आउट को रीडिफाइन भी कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे वाला यूज़ कर ले। पर इसमें हम अभी से बता रहे हैं कि जितने भी हमारे प्री डिफाइंड है हम उन सबको यूज़ करें इसके अंदर, सी आउट के अंदर। मतलब हम यूजिंग नेम्स से बता रहे हैं कि जितने प्री डिफाइंड वाले हम उन सबको यूज़ करें, जैसे सी आउट, सी इन एंड ऑल। और हाँ, एक बात और, सी प्लस प्लस में ना ये सेमी कॉलन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ लगा रखा, मैं उसके लिए आपको डार्क कर देता हूँ ताकि आप ढंग से दिखे। क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज सी प्लस प्लस है ना, उसे नहीं पता चलता कि कब हमारे एग्जीक्यूशन स्टॉप करना और कब हमारी लाइन खत्म हो गई है। तो जो सेमी कॉलन होता है ना, ये हमें हमारे सी प्लस प्लस कंपाइलर को बताता है कि ये वाली लाइन पूरी हो चुकी है, अब तुम इस पूरी को एग्जीक्यूट करो, या फिर ये लाइन यहाँ खत्म हो गई है, तुम अब अगली लाइन रीड करो, ताकि डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये वाली लाइन प्रीवियस लाइन से अलग है, इस तरह से। अगर हम ये सेमी कॉलन हटा देंगे तो हमारे सी प्लस प्लस कंपाइलर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये लाइन कब खत्म हो रही है, और वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, उसे रिटर्न जीरो नहीं मिलेगा, तो वो एक एरर दे देगा। तो इसीलिए यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड साफ कर दिया ताकि हम और भी चीज़ें देख पाएँ। तो इससे बोर्ड साफ करने से पहले हमने देखा था कि जो भी हमारा सी प्लस प्लस का एग्जीक्यूशन होता है वो हमारा मेन से स्टार्ट होता है, जहाँ से भी इसे इंट मेन मिल जाए कि हमें यहाँ से पढ़ना चालू करना है, और इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें आखिर में रिटर्न ज़ीरो करना पड़ता है, जिससे हमारे कंपाइलर को पता चल जाए कि जितना भी उसने टास्क किया है या फिर जितना भी वो पढ़ रहा है वो बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स मतलब कि उसके अंदर क्या स्टोर होगा, जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, वैसे ही कंप्यूटर को समझाने के लिए वो कैसे होगा, जैसे कंप्यूटर तो बस 0 1 समझता है, तो उसके लिए हमारे पास वेरियस डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप को हम सी प्लस में इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इंट लिख देंगे और उसके आगे कोई भी नंबर, जैसे इंट एक्स, तो हमारा सी प्लस प्लस कंपाइलर को पता लग जाएगा कि जो एक्स है वो एक इंट टाइप का वेरिएबल है। वैसे ही हमारे पास होता है स्ट्रिंग, कैर, लॉन्ग लॉन्ग, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप डेटा टाइप्स होते हैं, और ये जो है मेमोरी में अलग अलग स्पेस होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 0 1 होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि ज़ीरो एक बिट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वन भी एक बिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ऐसी वैसे ही 0 1 0 1 को बना लें और हम
बनाए तो हमारे जो 8 बिट्स होते हैं वो 1 बाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही जो हमारा इंटीजर है, ये जो साइज़ होता है वो 32 बिट और 64 बिट कंप्यूटर पर डिपेंड करता है। पर जो हमारे स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंट होता है वो हमारे मेमोरी में 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज यूज़ करता है। वैसे ही जो कैर होता है वो हमारी मेमोरी में 1 बाइट ऑफ स्टोरेज यूज़ करता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी नेम वगैरह स्टोर करा सकते हैं, जो कि एक होगा सेट ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल पहले आपको कैरेक्टर बताते हैं, कैरेक्टर जैसे कोई भी ए बी सी डी ये सब ये स्टोर कराने हैं हमें। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होगी, जैसे हमारे पास कोई भी अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स लाइक शुभम, ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये एक कैरेक्टर्स का पूरा सीक्वेंस है। और लाइक बंसल, लाइक सीपीपी। एक बात और, जब भी हम किसी सी प्लस प्लस फाइल को सेव करते हैं तो हमें उसके नाम के आगे डॉट सीपीपी लगाना पड़ता है, ताकि हमारे जिससे हमारे कंप्यूटर को पता चल सके कि ये एक सीपीपी तरह की फाइल है। जैसे कि आपने फ़ोन में भी एक देखा होगा कि हमारी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो काफ़ी वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे डॉट पीएनजी, डॉट एमपी4। वैसे ये क्या है, ये बताता है कि जो हमारी फाइल है वो सीपीपी टाइप की है। टाइप होता है, इसका नाम होता है लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग की यूज़ होता है। जितने भी मैंने आपको डेटा टाइप्स बताया ना, इनकी भी कुछ रेंज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंटीजर है, उसमें मैंने क्या बताया कि ये आपको 4 बाइट्स लेता है, और जो 4 बाइट्स होती हैं वो किसके इक्विवेलेंट होती हैं, वो ऐसे 32 बिट्स के इक्विवेलेंट होती हैं। तो इन 32 बिट्स में हर एक में 01 01 01 01 आ सकता है। तो वैसे ही तो जो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 2 की पावर 31 से लेकर -2 की पावर 31। इसका मतलब है कि जो हम इंटीजर है ना, हम इसमें इस रेंज के बीच का कोई भी नंबर स्टोर करा सकते हो। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, पर हमारे पास रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिसके अंदर हमारे जो ये नंबर है ये फिट नहीं हो पाता इंट के अंदर। इसीलिए हम और भी डेटा टाइप्स हमें बनाने पड़े, जैसे लॉन्ग लॉन्ग, डबल लॉन्ग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतना बहुत है ये। बाकी जो जैसे जैसे हम कोड करते रहेंगे वैसे वैसे आप ये सब कुछ आता रहेगा आपको धीरे धीरे। और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो वैसे भी डीएसए पार्ट पे मेनली रहेगा, रेदर देन कि हम ये बेसिक सीखें कि इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, या फिर बूल क्या होता है। बूल बता देता हूँ, बूल बेसिकली सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर करने के लिए यूज़ होता है कि कोई भी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि हम वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करते हैं। वेरिएबल डिफाइनिंग इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, क्योंकि आप हर पॉइंट पे कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर एंड डिफाइन कर रहे होंगे। आइए तो हम डेटा डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एज। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इंट लिख देंगे, जो हमारे कंपाइलर को बता देगा कि जो भी हम वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं वो एक इंटीजर टाइप का होगा। अब हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे वेरिएबल का नाम है एज, और ये याद रखिएगा सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका कोड हमेशा एरर देगा इन सी प्लस प्लस। हाँ, तो अब हमने कंपाइलर को बता दिया है कि हमने एक इंट एज नाम का एक वेरिएबल बना दिया है। अब हम मान लीजिए हमारी एज है 21 ईयर्स, तो हम एज के इज इक्वल्स टू 21। तो ऐसे हमने एज को आगे डिफाइन भी कर दिया कि जो हमारी एज है वो 21 ईयर्स है। तो अब जो एज है, मान लीजिए हमारी मेमोरी है, इसके अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा 4 बाइट्स का, जिसका कोई एड्रेस होगा, मान लीजिए 0xabn वगैरह वगैरह। इसके अंदर जो हमने फर्स्ट स्टेप करा, मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, जो हमने फर्स्ट स्टेप करा इसके अंदर हमने एक खाली मेमोरी में ब्लॉक बना दिया जिसका नाम हमने एज रख दिया, कि जो भी ये मेमोरी ब्लॉक है ये अब एज को पॉइंट करेगा, और एज इसे पॉइंट करेगी कि जो भी हमारी एज की वैल्यू वो यहाँ पड़ी होगी। अभी इसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी हो सकती है। गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, हमारा कंप्यूटर से कुछ भी असाइन कर सकता है अपनी मर्जी से। तो अभी हमने एज इज टू 21 कर दी। इससे क्या हुआ कि जो हमारी एज है, अब जो हमारा सीपीयू है वो क्या करेगा, जो इसमें इसके मेमोरी ब्लॉक में जाएगा और इसमें 21 लिख देगा। अब हम जब भी कभी इस एज को यूज़ करना चाहेंगे तो वो
हमेशा एज इज इक्वल्स टू 21 दिखाएगा। इसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी है। मान लीजिए हमने यहाँ पे इंट एज डिक्लेयर करा और हम इसी में इज इक्वल्स टू 21 कर दें, तो एकदम ये भी एकदम सही तरीका है। इसमें जैसे ही हमने एज वेरिएबल बनाया, इसमें तुरंत के तुरंत हमने इसमें इसकी वैल्यू असाइन कर दी। अब कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम वेरिएबल का नाम कुछ भी नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे वेरिएबल का नाम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लाइक 1 2 3 और 1 हेलो और 2 एज। ये सब गलत है, कंपाइलर इसे पढ़ेगा ही नहीं, वो तुरंत एरर दे देगा। फर्स्ट पॉइंट कि हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड, हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर के साथ अपना वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल @ हैशटैग डॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर हमारे पास इसमें भी एक वो है चॉइस कि हम अपना जो वेरिएबल का नाम है वो हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर एज इज इक्वल्स टू 18। ये एकदम सही तरीका है, हम अंडरस्कोर के साथ अपना नाम स्टार्ट कर सकते हैं। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम AGE इज इक्वल्स टू 18 और एज 2 इज इक्वल्स टू 17। और लाइक मैं सिटी का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, सिटी, वैसे ही सिटी इज इक्वल्स टू कुछ भी। वैसे ही हम मान लीजिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग, तो हमने पहले डिफाइन कर दिया कि हम क्या वेरिएबल बनाना, किस टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं, जो कि स्ट्रिंग। अब हम अपने वेरिएबल का नाम देंगे, जो मान लीजिए हमारा नाम है नेम, वो हमने दे दिया। तो मान लीजिए हम अगली लाइन में अपन इसको असाइन करना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे नेम इज इक्वल्स टू शुभम। ये हमने एज अपने डिक्लेयर एंड डिफाइन दोनों कर दी। जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमें ऐसे डबल कोट्स में लिखना ऐसा ज़रूरी होता है, इससे हमारे कंपाइलर को पता लगता है कि ये स्ट्रिंग है। पर अगर हम कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो कैरेक्टर बनाने के लिए मान लीजिए हमारे कैरेक्टर का नाम है, कुछ भी नाम है कैरेक्टर का, मान लीजिए पिन कोड। इट डजेंट मेक सेंस कि कैरेक्टर कोई पिन कोड हो सकता है, पर फिर भी। और इसके लिए हम सिर्फ सिंगल ये वाला इस तरह से ये डिफरेंशिएटिंग होता है कि जो भी हमारे सिंगल कोट्स के अंदर होता है वो हमारा कैरेक्टर होता है, पर जो भी हमारे डबल कोट्स के अंदर होता है वो हमेशा हमारा स्ट्रिंग होता है। हाँ, एक चीज़ और, हम जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम किसी भी इंटीजर के साथ अपना वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते, पर हम इंटीजर्स को अपने नेम के बीच में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल name1, name2 एंड सो ऑन। ये सब वैलिड है, पर ये गुड प्रैक्टिस नहीं होती। अगर हम मान लीजिए, और हमेशा जो हमारे वेरिएबल्स के नाम है वो मीनिंगफुल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए रख दीजिए इंट x। अब किसी को नहीं पता कि ये x क्या है, पर मान लीजिए आप इसी को ऐसे रखते इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब जो ये वेरिएबल है ये अच्छे तरीके से बता रहा है कि ये क्या स्टोर करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये अपने अंदर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करता होगा कि इसके अंदर की क्लास में या फिर कहीं पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और जब भी हम क्या नाम था वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे तो हम हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, जो कि है कि हम हमेशा कैमल केस में वेरिएबल्स को डिफाइन करें। कैमल केस क्या होता है? कैमल केस का मतलब होता है कि जो पहला कैरेक्टर है वो हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा, जैसे नंबर, अब जो भी हमारा अगला वर्ड होगा वो हमेशा फर्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, लाइक नंबर ऑफ। वैसे ही अब हमारा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का क्या है, एस कैपिटल होना चाहिए, स्टूडेंट्स। ये बेस्ट, कुछ भी कर सकते हो, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे जो कोड है वो सिर्फ आप नहीं पढ़ेंगे, आपके बाद कम से कम 10 लोग और पढ़ेंगे, तो उन सबको भी समझ आना चाहिए कि क्या है। वरना वो लोग आपका कोड वापस भेज देंगे कि चाहो क्या गंदा सा कोड लिख कर लाए हो, जरूर ठीक करके दो। मान लीजिए हम कोई और वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि जो हमें बताए कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, या फिर
टोटल नंबर ऑफ आवर्स, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आवर्स, मान लीजिए हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले वर्ड तो पूरा स्मॉल होगा, जैसे टोटल। अब जो भी हमारा अगला वर्ड होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल और उसके बाद सब स्मॉल। नंबर, इस तरह से। ऑफ आवर्स, ओ कैपिटल, फिर आवर्स का एच कैपिटल, मान लीजिए 3। देयर इज ऑल्सो वन वे जिसे लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, दैट इज यूजिंग सेमी, यूजिंग दिस अंडरस्कोर। मान लीजिए हम इसी को अंडरस्कोर के साथ डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? जगह नहीं है, मान लीजिए उसे यही मिटा देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे कैपिटल कर दे रहे हैं, तो इसमें कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब आप कर भी सकते हैं, लाइक टोटल, उसके बाद अंडरस्कोर, फिर नंबर, फिर अंडरस्कोर ऑफ, फिर आवर्स इज इक्वल्स टू 3। ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अब आप पूछेंगे मुझे कैसे पता? मैं खुद कंपनी में काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस क्या यूज़ करी जाती हैं, कैसे क्या होता है। इसीलिए आप अभी से हैबिट बनाइएगा कि या तो ऐसे यूज़ करें या फिर ऐसे।